प्यारे बच्चों, आपका +2 क्लास में स्वागत है। आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो 14th यूनिट है बायोमोलिक्यूल्स, तो उसमें जो आज हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन, बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। Living system is composed of non-living atoms and molecules. Living things are made up of various complex biomolecules like carbohydrates, proteins, nucleic acids, lipids, etc. In addition, some simple molecules like vitamins and mineral salts also play an important role in the function of organisms. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, उनके बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है दैट इज़ द लिविंग सेल। अब जो स्पेसिफिक टाइप्स के लिविंग सेल्स हैं वो आपस में एग्रीगेट होकर स्पेसिफिक टाइप्स के टिश्यूज़ बनाते हैं जो कि स्पेसिफिक टाइप्स के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं बॉडी के अंदर। अब ये जो स्पेसिफिक टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं ये ऑर्गेनाइज होकर बॉडी ऑर्गन्स बनाते हैं। जैसे कि इन केस ऑफ एनिमल्स, जो आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं एनिमल्स के, दीज आर जनरली जैसे कि हार्ट, लंग्स, किडनीज और ब्रेन्स, आइज, नोज, ईयर्स एट्सेट्रा। सिमिलरली जो ऑर्गन्स हैं प्लांट्स के, तो प्लांट बॉडी के ऑर्गन जैसे कि रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर एट्सेट्रा। तो ये जो ऑर्गन्स हैं ये आपस में ऑर्गेनाइज होकर लिविंग थिंग्स की बॉडी बनाते हैं, यानी कि जैसे कि या तो प्लांट की बॉडी या एनिमल की बॉडी बनाते हैं। अब जो आपका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है यानी कि जो लिविंग सेल है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। प्लांट और एनिमल सेल में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज़ कॉल्ड सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज बायोमोलिक्यूल है जो कि कार्बोहाइड्रेट है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज इज अब्सेंट। अब दोनों ही एनिमल एंड प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो मेनली प्रोटीन एंड लिपिड्स की बनी हुई होती है, जो कि प्रोटीन और लिपिड्स के बायोमोलिक्यूल्स हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सेमी फ्लूइड होता है दोनों ही सेल्स में, जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एट्सेट्रा। तो यानी कि स्ट्रक्चरल मटेरियल जो है दोनों ही सेल्स का, बायोमोलिक्यूल्स का, वो प्रोटीन्स हैं और कुछ लिपिड्स भी उनके साथ है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो न्यूक्लियस होता है दोनों ही सेल्स में। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, जो कि एक बायोमोलिक्यूल है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है दोनों ही सेल्स में, और न्यूक्लियोलस में मेनली आरएनए होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए साइटोप्लाज्म में भी होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड एज ए बायोमोलिक्यूल, जो कि राइबोसोम्स के साथ मिलकर प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। The living cell, as the basic structural unit of the living things, is composed of non-living atoms and molecules of the elements like carbon, hydrogen, and oxygen. Some complex biomolecules, in addition to the atoms of carbon, hydrogen, and oxygen, the atoms of other elements like nitrogen, sulfur, phosphorus elements are also present. Carbohydrates as biofuels provide the energy to the living cells of the body. Proteins is the structural material of the living cells of the body, which play an important role in the repair and maintenance, growth, reproduction of the body. Nucleic acids are of two types. Number 1, ribonucleic acids. Number 2, deoxyribonucleic acids. Ribonucleic acids are present in the cytoplasm of the cell, which plays an important role in the synthesis of the protein inside the living cell, whereas deoxyribonucleic acid is present in the nucleus of the living cell and transfers the ancestral traits, that is physical and mental
qualities of the ancestors to their offsprings. Next, lipids as the biomolecules are the fats inside the body which also provide the energy and act as the cushions as well as insulators. The deficiency diseases may be caused due to deficiency of simple molecules like vitamins and mineral salts, though these are required in a very small amount in our daily food. Biomolecules may be defined as complex, lifeless chemical substances which form the basis of life. That is, they not only build up living systems but also responsible for their growth, maintenance, and their ability to reproduce. The various biomolecules are carbohydrates, proteins, enzymes, nucleic acids, lipids, hormones, and compounds of storage and exchange of energy such as adenosine triphosphate. In addition, some simple molecules like vitamins and mineral salts also play an important role in the function of organisms. One of the most important classes of biomolecules is carbohydrates. Carbohydrates are primarily produced by plants and form a very large group of naturally occurring organic compounds. For example, cane sugar, glucose, starch, glycogen, cellulose, dextrins and gums. तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करते हैं, यानी कि प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं जैसे कि लीफ है फॉर एग्जांपल, तो इनमें स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके एटमॉस्फेयर में होती है वो एटमॉस्फेयर से डिफ्यूज कर जाती है लीफ के अंदर थ्रू दिस माइक्रोस्कोपिक पोर्स, स्टोमेटा। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉइल के अंदर जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो वाटर एंड द मिनरल्स डिजॉल्व इन द वाटर उसको एब्जॉर्ब करते हैं और वो जाइलम चैनल के द्वारा जो है वो लीफ के अंदर जो है वो एंटर करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। अब जो आपका लीफ यानी कि जो ग्रीन पार्ट है उसके प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनील होता है और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं। अब जो क्लोरोफिल है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो क्या करती है कि एक्स मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिएक्ट करती है बाई मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ टू प्रोड्यूस वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। और इस तरह से ऑक्सीजन गैस जो है वो माइक्रोस्कोपिक पोर्स के द्वारा जो है वो लीफ से डिफ्यूज कर जाती है एटमॉस्फेयर में। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट सिंथेसाइज करते हैं, अगर उन कार्बोहाइड्रेट्स का एक मॉलिक्यूल हम ऑब्जर्व करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल जो फार्मूला है वो रिप्रेजेंट करता है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज कंपोज्ड ऑफ एक्स एटम्स ऑफ कार्बन एलिमेंट एंड वाई मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, दैट इज वाई it is called carbohydrate. So according to the old definition, carbohydrate means hydrates of carbon. Thus in general molecular formula of the carbohydrate contains X atoms of carbon and Y molecules of water and were considered according to old definition as hydrates of carbon. But all the compounds which fit into this general formula of carbohydrate which contains X atoms of carbon and Y molecules of water may not be classified as carbohydrates. For example, acetic acid, the chemical formula is CH3COOH, fits into this general formula of carbohydrate as which contains 2 atoms of carbon and 2 molecules of water, but is not a carbohydrate. Similarly, rhamnose C6H12O5 is a carbohydrate but does not fit in the general formula of the carbohydrate which contains X atoms of carbon and Y molecules of the water according to old definition. Modern definition of carbohydrates. Chemically, the carbohydrates may be defined as optically active polyhydroxy aldehydes or ketones or the compounds which produce such units on hydrolysis.
Some of the carbohydrates which are sweet in taste are also called sugars. For example, cane sugar, that is called sucrose, milk sugar, that is called lactose. Carbohydrates are also called saccharides. Next is classification of carbohydrates. Carbohydrates are classified on the basis of their behavior on hydrolysis. They have been broadly divided into following three groups. Number 1, monosaccharides. Number 2, oligosaccharides. And number 3, polysaccharides. The first class of the saccharides or carbohydrates is monosaccharides, a carbohydrate that cannot be hydrolyzed further to give simpler unit of polyhydroxyaldehyde or ketone is called a monosaccharide. About 20 monosaccharides are known to occur in nature. For example, glucose C6H12O6, fructose C6H12O6, ribose C5H10O5, etc. Their general formula is CH2O as a whole multiple of N, where N ranges from 3 to 7. The second class of carbohydrates is oligosaccharides. These are carbohydrates which on hydrolysis give 2 to 10 molecules of monosaccharides. Depending upon the number of monosaccharide molecules actually obtained upon hydrolysis, they are further classified as disaccharides, trisaccharides, tetrasaccharides, etc. Disaccharides, as the class of oligosaccharides, are those carbohydrates which upon hydrolysis give two molecules of the same or different monosaccharides are called disaccharides. For example, sucrose, maltose, lactose, etc. Their general formula is C12H22O11. Let us discuss some examples of disaccharides having general molecular formula C12H22O11. तो जो फर्स्ट हमारा डाइसेकेराइड है दैट इज द सक्रोज हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H22O11. तो सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल जिसे हम केन सुगर भी बोलते हैं अपॉन हाइड्रोलाइसिस इन द स्टिक मीडियम प्रोड्यूसेस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स. तो फर्स्ट मोनोसेकेराइड है आपका ग्लूकोज जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6 और जो सेकंड मोनोसेकेराइड है दैट इज फ्रक्टोज और उसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6. सेकंड जो आपका डाइसेकेराइड है दैट इज द माल्टोज जिसे हम माल्ट शुगर भी बोलते हैं. तो इसका एक मॉलिक्यूल जो है दैट इज C12H22O11 अपॉन हाइड्रोलाइसिस इन द एस्टिक मीडियम प्रोड्यूसेस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स. तो फर्स्ट मोनोसेकेराइड है ग्लूकोज जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 और सेकंड मोनोसेकेराइड भी ग्लूकोज ही है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6. नाउ द थर्ड डाइसेकेराइड है आपका लैक्टोज जिसे हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H22O11. तो इसका एक मॉलिक्यूल अपॉन हाइड्रोलाइसिस इन द एस्टिक मीडियम प्रोड्यूसेस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स. फर्स्ट मोनोसेकेराइड है आपका ग्लूकोज हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 और जो सेकंड मोनोसेकेराइड है दैट इज galactose having molecular formula C6H12O6. The second class of oligosaccharides is trisaccharides. Trisaccharides are those carbohydrates which on hydrolysis give three molecules of the same or different monosaccharides are called trisaccharides. For example, raffinose upon hydrolysis gives one molecule each of glucose, fructose and galactose. Their general formula is C18H32O16. The example of trisaccharide having general formula C18H32O16 is raffinose. Raffinose upon hydrolysis in acidic medium gives three molecules of three monosaccharides. The first monosaccharide is glucose and the second monosaccharide is fructose and the third monosaccharide is galactose, each having the
same molecular formula C6H12O6. The next category of oligosaccharides is tetrasaccharides, carbohydrates, which upon hydrolysis give four molecules of the same or different monosaccharides are called tetrasaccharides. For example, stacchyrose upon hydrolysis gives one molecule each of glucose and fructose and two molecules of galactose. The general formula of a tetrasaccharide is C24H42O21. The next class of the carbohydrates or saccharides is polysaccharides. Carbohydrates which upon hydrolysis give a large number of monosaccharide molecules are called polysaccharides. The most commonly occurring polysaccharides are starch, cellulose, and glycogen. Their general formula is C6H10O5 as a whole N, where N is equal to 100 to 3000 glucose molecules as a monomer in case of starch, cellulose, or glycogen. Example, one molecule of starch as a polysaccharide upon hydrolysis in acidic medium gives about 200 to 1000 molecules of monosaccharide glucose. The carbohydrates can be classified into sugars and non-sugars. Sugars, carbohydrates are further classified as sugars and non-sugars. All the monosaccharides and oligosaccharides are crystalline solids, soluble in water and sweet in taste. These are collectively called sugars. The second class of carbohydrates is non-sugars. The polysaccharides, on the other hand, are amorphous solids, insoluble in water and tasteless, and thus are called non-sugars. The carbohydrates can be classified as reducing and non-reducing sugars. Now, first, reducing sugars. All those carbohydrates which contain aldehydic or ketonic group in the hemiacetal or hemiketal form and reduce Tollens reagent or Fehling's solution are called reducing carbohydrates or reducing sugars. For example, all monosaccharides, disaccharides like maltose, lactose, etc. are reducing sugars. The next class of carbohydrates is non-reducing sugars. The carbohydrates which do not reduce Tollens reagent or Fehling's solution are called non-reducing sugars. For example, disaccharides such as sucrose, in which the two monosaccharide units are linked through their reducing centers, that is aldehydic or ketonic groups, and all polysaccharides are non-reducing carbohydrates. Monosaccharides, these are the simplest carbohydrates which cannot be hydrolyzed to smaller molecules. Their general formula is CH2O as a whole multiple of N, where N is equal to 3 to 7. So monosaccharides are further classified on the basis of number of carbon atoms and functional group present in them. Next is classification of monosaccharides. There are about 20 monosaccharides which occur in nature. These are of two types. Number 1, aldoses, and number 2, ketoses. The first category of monosaccharides is aldoses. Monosaccharides containing an aldehyde CHO group are called aldoses. Since the aldehyde group is monovalent, therefore it is always present at one end of the carbon chain, that is at C1 position. Thus, aldoses are optically active polyhydroxyaldehydes. The first category of monosaccharides is aldoses. तो aldoses जैसे कि आपको पता है कि these are optically active polyhydroxyaldehydes. अब aldoses जो है further classified on the basis of number of carbon atoms present in their molecules. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका है एल्डोट्रायोजिस, यानी कि वो एल्डोजिस, ट्रायोजिस मीन जिनके मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन एटम्स हैं. तो जनरल फार्मूला है
मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एल्डोट्रायोजिस इज C3H6O3। अब इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है उसमें एक हाइड्रोकार्बन की जो चेन है उसमें फर्स्ट पोजीशन पर है आपका कार्बन एटम ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, जिसे हम नंबर 1 पोजीशन अलॉट करते हैं। सेकंड पोजीशन पे जो कार्बन है उसके साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है जो कि एक सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है, और जो थर्ड टर्मिनल कार्बन एटम है उसके साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है ये जो है दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, फॉर एग्जांपल ग्लिसरल्डिहाइड। नेक्स्ट मॉलिक्यूल आता है आपका एल्डोटेट्रोजिस, यानी कि वो एल्डोस जिनके मॉलिक्यूल में 4 कार्बन एटम्स हैं। तो इनका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8O4। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है कि एक जो हाइड्रोकार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हम सेलेक्ट करते हैं उसमें फर्स्ट पोजीशन पे आता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप। जो सेकंड कार्बन है उसके साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है दिस इज फॉर्म सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप। सिमिलरली जो थर्ड कार्बन के एटम के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, और जो फोर्थ कार्बन है उसके साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, फॉर एग्जांपल एरिथ्रोस, थ्रियोज। नेक्स्ट है आपका एल्डोपेंटोजिस। तो एल्डोपेंटोजिस 2 टाइप्स के होते हैं, नंबर 1 राइबोस शुगर, नंबर 2 डिऑक्सीराइबोस शुगर। तो राइबोस शुगर का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H10O5। अब इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है उसमें हाइड्रोकार्बन चेन में पोजीशन 1 पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, और जो कार्बन एटम है पोजीशन 2 से लेके पोजीशन 4 तक, यानी कि जो ये 3 कार्बन एटम्स है हर एक कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है इट इज़ द सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप। सो देयर आर 3 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, और जो आपका टर्मिनल कार्बन एटम है उसके साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है दिस फॉर्म्स द प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल राइबोस शुगर विच इज़ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है आपका सेकंड जो एल्डोपेंटोजिस है वो है C5H10O4। तो इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है फर्स्ट पोजीशन पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, जो सेकंड पोजीशन पर कार्बन है उसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं, और पोजीशन 3 और पोजीशन 4 के जो 2 कार्बन एटम्स हैं तो हर एक कार्बन एटम के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। तो इसका मतलब देयर आर 2 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप्स इन दिस मॉलिक्यूल, और जो 5th कार्बन एटम के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, यानी कि जो टर्मिनल कार्बन एटम के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है ये बनाता है 1 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप इन द मॉलिक्यूल। सो फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके डिऑक्सीराइबोज शुगर है इट इज़ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है आपका एल्डोहेक्सोजिस, यानी कि वो एल्डोज जिसके मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हों। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6, और इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले में जो लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन की हम चेन सिलेक्ट करते हैं उसमें पोजीशन 1 पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप। अब जो कार्बन एटम्स हैं फ्रॉम पोजीशन 2 टू पोजीशन 5, यानी कि जो 4 कार्बन एटम्स हैं इनमें ईच कार्बन एटम के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। तो इसका मतलब देयर आर 4 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप्स इन दिस मॉलिक्यूल, और जो आपका लास्ट कार्बन एटम है यानी कि पोजीशन 6 का जो कार्बन एटम है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल कार्बन एटम, और जो टर्मिनल कार्बन एटम के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है दैट इज द प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। तो इस के एग्जांपल्स हैं एल्डोहेक्सोजिस के ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज एट्सेट्रा। इस तरह से आपका है एल्डोहेप्टोजिस, यानी कि वो एल्डोज जिसके मॉलिक्यूल में 7 कार्बन एटम्स हैं। अगर इनका आप स्ट्रक्चरल फार्मूला देखते हैं तो पोजीशन 1 पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। अब कार्बन एटम्स फ्रॉम पोजीशन 2 टू पोजीशन 6, यानी कि ये जो 5 कार्बन एटम्स हैं ईच कार्बन एटम के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। सो देयर आर 5 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप्स इन दिस मॉलिक्यूल, और जो आपका 7th कार्बन एटम है यानी कि जो टर्मिनल कार्बन एटम है उसके साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है इट फॉर्म्स द प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। द सेकंड कैटेगरी ऑफ मोनोसैकेराइड्स is ketosis. Monosaccharides containing a keto group
are called ketosis. Since the keto group is divalent, it is present at a carbon atom next to the terminal carbon atom, that is at C2 position in all the naturally occurring ketones. Thus, ketoses are optically active polyhydroxy ketones. नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ मोनोसेक्राइड्स इज कीटोजिस। तो जैसे कि आप जानते हैं कीटोजिस आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। कीटोजिस फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका कीटो ट्रायोजिस है, तो यहाँ ट्रायोजिस का मतलब कि इनके मॉलिक्यूल्स में 3 कार्बन एटम्स हैं। फॉर एग्जांपल द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कीटो ट्रायोजिस इज C3H6O3 और इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है उसमें हाइड्रोकार्बन की जो चेन है वो 3 कार्बन एटम्स की है और इनमें जो कीटोन ग्रुप है वो डाइवैलेंट होने की वजह से सेकंड पोजीशन पे है। और देयर आर 2 टर्मिनल कार्बन एटम्स, सो कार्बन एटम एट पोजीशन 1 एंड कार्बन एटम एट पोजीशन 3, ईच कार्बन एटम इज अटैच्ड विद 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसका मतलब देयर आर 2 प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप्स attached with the 2 terminal carbon atoms, for example dihydroxy acetone। सिमिलरली जो आपका नेक्स्ट क्लास है कीटोजिस की वो है कीटो टेट्रोजिस। टेट्रोजिस मीन्स कि इनके मॉलिक्यूल्स में 4 कार्बन एटम्स हैं और इनका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H8O4 और इनका स्ट्रक्चरल फार्मूले में जो हाइड्रोकार्बन की चेन है वो 4 कार्बन एटम्स कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन की चेन है और जो कीटोन ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे है ड्यू टू, क्योंकि कीटोन क्या है, डाइवैलेंट है। अब इनका जो आपका फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन एटम है और जो फोर्थ पोजीशन पे कार्बन एटम है, यानी कि देयर आर 2 टर्मिनल कार्बन एटम्स, ईच कार्बन एटम इज अटैच्ड विद 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसका मतलब देयर आर 2 प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप्स इन द मॉलिक्यूल और जो आपका थर्ड कार्बन एटम है उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। इसका मतलब देयर इज 1 सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल एरिथ्रोलोज। सिमिलरली नेक्स्ट जो आपकी क्लास है कीटोजिस की वो है कीटो पेंटोजिस। पेंटोजिस मीन्स 5 कार्बन एटम कंटेनिंग मोनोसेक्राइड यानी कि कीटोजिस। तो इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H10O5। अगर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखते हैं तो कीटोन जो है वो हमेशा सेकंड पोजीशन पे होगा और इसमें जो फर्स्ट और लास्ट यानी कि 5th पोजीशन के कार्बन एटम्स हैं, टर्मिनल कार्बन एटम्स, हर एक टर्मिनल कार्बन एटम के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। इसका मतलब देयर आर 2 प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप्स और जो आपका पोजीशन 3 और पोजीशन 4 के कार्बन एटम्स हैं इनमें हर एक कार्बन एटम के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। इसका मतलब देयर आर 2 सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल राइबुलोज, जाइलुलोज। नेक्स्ट है आपका कीटो हेक्सोजिस। सो कीटो हेक्सोजिस मीन्स वो कीटोजिस जिनमें मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम्स हैं। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6, फॉर एग्जांपल फ्रक्टोज। अब इसकी जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो 6 कार्बन एटम्स की हाइड्रोकार्बन चेन है और आपका कीटोन ग्रुप सेकंड पोजीशन पे आता है। अब इसमें जो फर्स्ट टर्मिनल कार्बन एटम है और लास्ट टर्मिनल कार्बन एटम यानी कि जो 6th पोजीशन का कार्बन एटम है, हर एक कार्बन एटम के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। इसका मतलब देयर आर 2 प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप्स और जो आपके कार्बन एटम्स पोजीशन 3, पोजीशन 4 और पोजीशन 5th पर जो 3 कार्बन एटम्स हैं हर एक कार्बन एटम के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। इसका मतलब देयर आर 3 सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप्स। नेक्स्ट है आपका कीटो हेप्टोजिस। हेप्टोजिस मीन्स कि वो कीटोजिस जिनके मॉलिक्यूल में 7 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। तो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कीटो हेप्टोजिस इज C7H14O7। अब इनकी जो हाइड्रोकार्बन चेन है दैट इज कंटेनिंग 7 कार्बन एटम्स और आपका जो कीटोन ग्रुप है वो हमेशा सेकंड पोजीशन पे होगा। देयर आर 2 टर्मिनल कार्बन एटम्स एट पोजीशन 1 एंड पोजीशन 7। ईच टर्मिनल कार्बन एटम is attached with 1 hydroxyl group. It means there are 2 primary alcoholic groups in the molecule and the carbon atoms of position 3 to position 6 यानी कि जो 4 कार्बन एटम्स हैं पोजीशन 3, पोजीशन 4, पोजीशन 5 और पोजीशन 6 के कार्बन एटम्स, ये जो 4 हैं हर एक कार्बन एटम इज अटैच्ड विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो इट मीन्स देयर आर 4 सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप्स इन द कीटो हेप्टोजिस। थैंक यू, धन्यवाद।